एवरीवन, माई सेल्फ मनप्रीत एंड वेलकम आपका नर्सिंग स्कूप यूट्यूब चैनल पे। हम कर रहे हैं लास्ट मिनट प्रेपरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को डिस्कस एंड दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो। एंड अगर आप नॉर्सेट एम्स एंड अदर नर्सिंग एग्जाम्स के लिए अपीयर हो रहे हो देन ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होंगी। इससे पहले मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लास्ट मिनट प्रेपरेशन पॉइंटर्स बनाए थे। अगर आपने वो पॉइंटर्स नहीं देखे देन इस वीडियो को देखने के बाद आप वो सारी वीडियो जरूर देखना। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होंगी एंड अगर आपको ये कंटेंट यूजफुल लग रहा है देन मेरी सपोर्ट के लिए वीडियो को शेयर कर सकते हो एंड एक लाइक का बटन प्रेस कर सकते हो एंड आप अपनी फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के साथ। Myocardial infarction. Myocardial infarction occurs when a myocardial tissue is abruptly and severely deprived of oxygen. जब myocardial tissue को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है देन हम उसको बोल देते हैं myocardial infarction. इसमें ट्रोपोनिन लेवल कितना होता है? ट्रोपोनिन लेवल रेज करता है विद इन द 3 hours and remains elevated for up to 7 to 10 days. Troponin level is a marker for the myocardial infarction. Pain relief increases the oxygen supply to the myocardium and administer the morphine as a priority nursing intervention in managing the pain for a client with MI. Morphine आपने immediately देनी होती है, most important treatment intervention है for the patient with myocardial infarction. एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं एडमिनिस्टर दी थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड विद इन द फर्स्ट 6 hours ऑफ द कोरोनरी इवेंट इफ द कार्डियक कैथेटराइजेशन इज नॉट टू बी डन इमरजेंटली। अगर ये नहीं हो सकती तो आपने 6 hours में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी स्टार्ट करनी होती है। एंड उसके बाद आता है मॉनिटर फॉर द साइंस ऑफ ब्लीडिंग if the patient is receiving the thromboembolic therapy. If the patient is on thromboembolic therapy then आपने monitor करना होता है for the signs of bleeding. Next is the signs of left ventricular failure are evident in a pulmonary system. लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में क्या सिम्टम्स आएंगे? साइन आएंगे पल्मनरी कंजेशन के, डिज्निया, टेकिपनिया, क्रैकल्स इन लंग्स एंड ड्राई हैकिंग कफ. These are the signs suggesting the left-sided heart failure. Next pointer, sign of right ventricular failure are evident in a systemic circulation. क्या साइन होंगे साइन ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर? डिपेंडेंट एडिमा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, abdominal डिस्टेंशन, हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, स्वेलिंग ऑफ फिंगर्स एंड हैंड. यहाँ पे सिस्टमिक सर्कुलेशन के रिलेटेड साइन आएंगे. इन केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर पल्मनरी सिस्टम से रिलेटेड होंगे साइन. इन केस ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर सिस्टमिक सर्कुलेशन से रिलेटेड होंगे साइंस. नेक्स्ट इज अ पल्मनरी एडिमा. पल्मनरी एडिमा में क्या होगा? सीवियर डिज्निया, देन टेकिकार्डिया और टेकिपनिया, नेजल फ्लेयरिंग, यूज ऑफ द एक्सेसरी ब्रीदिंग मसल्स, wheezing, crackles on auscultation, gurgling respirations, then expectoration of large amount of the blood tinged frothy sputum. This is a main indication of the pulmonary edema, and acute anxiety, apprehension and restlessness. Next is the acute cardiac tamponade. Acute cardiac tamponade can occur when the small volume like 20 to 50 ml of fluid accumulate rapidly in the pericardium. That condition is the cardiac tamponade. The clinical manifestation of pericardial effusion are pulses paradoxes, then increased CVP, regular venous distension with clear lungs, then muffled heart sounds होगी, prominent neck vessels, then decreased cardiac output and narrowing pulse pressure. All these clinical manifestations can be seen in this case. Next is the thromboembolism. Thromboembolism can be a problem following the valve replacement with the mechanical prosthetic valve. मैकेनिकल प्रोस्थेटिक वाल्व सर्जरी के बाद पेशेंट को थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है एंड इसके बाद पेशेंट को लाइफ टाइम एंटीकोगुलेंट थेरेपी के जरूरत पड़ सकती है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. इट इज द सीन इन केस ऑफ द पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज. नेक्स्ट देखते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स. एक आता है होमन साइन. जो होमन साइन है इट इज एसोसिएटेड विद द डीवीटी. होता क्या है होमन साइन? इट इज अ काफ पेन एट द डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट. आगे है इंस्ट्रक्शंस टू द पेशेंट विद डीप वेन थ्रोम्बोफिलबाइट. आपने इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को टू अवॉइड द प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड स्टैंडिंग, देन यूज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव क्लोथिंग एंड क्रॉसिंग ऑफ द लेग्स, then plan a progressive walking program and wear the anti-embolism stocking
एज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। सो ये सारी इंस्ट्रक्शंस है जो आपने पेशेंट को देनी है इफ ही इज एट अ रिस्क और डेवलप्ड अ डीप वेन थ्रोम्बोफिल्बाइटिस। सो नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं। सो इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा, in case of pulmonary edema the left ventricle fails to eject the sufficient blood, बिल्कुल ठीक है, and the pressure increases in the lungs because of the accumulated blood, ठीक है। सो उससे क्या होगा, द पल्मोनरी एडिमा में क्या होगा, इट इज करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम ब्रेथलेसनेस, डिज्निया, एयर हंगर, देन प्रोडक्शन ऑफ द फ्रॉथी पिंक टिंक्ड स्पूटम एंड अस्कल्टेशन ऑफ द लंग्स रिवील्स द क्रैकल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पल्मोनरी एडिमा के साइंस बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट इज क्लाइंट हु अंडरगॉन द कार्डियक सर्जरी, ठीक है, कार्डियक सर्जरी के लिए पेशेंट गया है। सो वो रिस्क पे होगा फॉर द रीनल इंजरी, क्यों, बिकॉज ऑफ द पुअर परफ्यूजन, हीमोलाइसिस एंड लो कार्डियक आउटपुट और ड्यू टू द वेजोप्रेसर मेडिकेशन थेरेपी। So renal injury will be signaled by decreased urine output and increased blood urea nitrogen and creatinine levels. So next pointer is normal sinus rhythm. So normal sinus rhythm is defined as a regular rhythm है एंड इसका रेट कितना होगा 60 to 100 beats per minute, normal sinus rhythm. Then next is ventricular tachycardia. So ventricular tachycardia is characterized by absence of the P wave. So P wave नहीं होगी in case of ventricular tachycardia. QRS complex widened होगा longer than the 0.12 seconds and rate कितना होगा 140 to 180 impulses per minute. So next is energy level used for all defibrillation attempts with the monophasic defibrillator, कितना होगा 360 joules. So next देखते हैं, next important pointer. So nursing responsibilities after the cardioversion क्या होंगी, फर्स्ट होगा कि आपने पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है एंड देन होगा ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसके बाद अपने पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डिसरिदमिया चेक करना है पेशेंट का। सो नेक्स्ट इज bleeding. So bleeding is a primary concern for a client who is on the anticoagulant or thromboembolytic or antiplatelet medication therapy. So next is aminocaproic acid. It is an antidote to the fibrinolytic agents and antidote for heparin is the protamine sulfate. So कई बार antidotes directly पूछे जाते हैं तो आपको पता होने चाहिए and antidote for warfarin क्या है, vitamin K है। सो अमाइनोकाप्रोइक एसिड हो गया फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स की टॉक्सिसिटी में, हैपरिन की टॉक्सिसिटी में हो गया प्रोटामिन सल्फेट एंड वारफरिन टॉक्सिसिटी में हो गया विटामिन के। सो नेक्स्ट इज द अर्ली साइंस ऑफ डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी presented as a gastrointestinal manifestations like anorexia, nausea, diarrhea, vomiting, ये सारी होंगी and then followed by the heart rate abnormalities and उसके साथ साथ visual disturbances भी हो सकती हैं। सो नॉर्मल कितना होता है डाइजॉक्सिन लेवल, सो नॉर्मल डाइजॉक्सिन लेवल इज 0.5 to 2 नैनोग्राम पर DL. सो नेक्स्ट देखते हैं, सो मोनिटर द एपिकल पल्स फॉर 1 minute एंड अगर एपिकल पल्स इज लोअर देन 60 beats per minute देन आपने डाइजॉक्सिन को एडमिनिस्टर नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर digoxin immune fab. So digoxin immune fab is used in case of digoxin toxicity. So next pointer is the potassium retaining और potassium sparing diuretics. So कौन कौन से होते हैं potassium sparing diuretics, comment down करो। So जो potassium sparing diuretics होते हैं they should be used with caution in a patient with diabetes, then patient who are taking antihypertensives, patient who are on lithium therapy and patients who are taking ACE inhibitors. क्यों? Because इससे hyperkalemia होने का रिस्क रहेगा। So next is a persistent dry cough. It is a common complaint for a patient who are on ACE inhibitors. But ये अपने आप subside हो जाता है। So next pointer is the presence of blood at a urinary meatus. वो indicate करेगा urethral trauma and urethral disruption. So next is the nurse assesses the patency of the atriovenous fistula prior to initiating the hemodialysis. So कैसे nurse assess करेगी patency of fistula? By palpating for the presence of thrill or by auscultation for the bruit. So the presence of thrill or bruit indicate the patency of the atriovenous fistula. So next is the typical sign and symptoms of epididymitis. So epididymitis के sign and symptoms क्या होंगे? Sacrotal pain, edema and that will be accompanied by fever, nausea, vomiting and
chills. So next is the creatinine level. So creatinine level is the most specific laboratory test to check the renal functions. And creatinine level increase कब होगा? जब 50% renal function lost हो चुका होगा. So next pointers हैं about disequilibrium syndrome. So disequilibrium syndrome is caused by rapid removal of solutes from the body during the hemodialysis procedures. So these changes can cause the cerebral edema and this leads to the increased intracranial pressure. So hemodialysis में जो rapid removal होता है solute का from the body that can lead to the disequilibrium symptoms. So hemodialysis से related है disequilibrium syndrome and disequilibrium syndrome is characterized by headache, mental confusion, then decreased level of consciousness, then nausea, vomiting, twitching and possible seizures भी हो सकते हैं. ओके सो ये तो हो गया डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम से रिलेटेड पॉइंटर्स. सो नेक्स्ट देखते हैं पर्सन्स हु आर अंडरगॉन दी ऑर्गन ट्रांसप्लांट. सो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का शेड्यूल हुआ है जिनका सर्जरी दैट मे बी द किडनी ट्रांसप्लांटेशन, they must take the prescribed immunosuppressant medication at the same time each day. क्यों हर रोज सेम टाइम पे लेनी है? सो डैट कि जो इम्यून सिस्टम है वो सुप्रेस हो जाए एंड ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस ना हो. ओके सो नेक्स्ट देखते हैं इट इज अबाउट द एंटीडॉट्स. सो इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग द एंटीडॉट कौन सा होता है? एक्ट्रोपिन होता है. सो इन केस ऑफ एसिटामाइनोफिन टॉक्सिसिटी एंटीडॉट इज द N-acetylcysteine एंड इन केस ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी एंटीडॉट इज द डेफ्रॉक्सामाइन. ओके सो इसके साथ ही हमने 150 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के वो कवर कर लिए हैं. एंड इसके अलावा एक और मैंने लास्ट ईयर बनाई थी लास्ट मिनट प्रेपरेशन फॉर नॉर्सेट एम्स, उसमें डिफरेंट पॉइंटर्स हैं. सो आप वो वीडियोज भी चेक कर लेना. सो चलिए मेडिकल सर्जिकल के इतने पॉइंटर्स ही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो कल कोई न्यू सब्जेक्ट होगा. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना. सो चलिए कल मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड विद नर्सिंग स्कूप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.